नमस्कार भैया बहनों। आज हम शब्दकोश के नियमों के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि शब्दकोश किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी। तो आज हम शब्दकोश के नियमों के बारे में बताएंगे और विशेषकर हिंदी शब्दकोश के विषय में। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाएगा। पहला नियम है ये कि हिंदी वर्णमाला, तो सबसे पहली बात क्या हुई कि हिंदी वर्णमाला का अनुसरण होगा। तो हिंदी वर्णमाला जैसे हमारी अ, आ, ई, उ स्वरों से और फिर व्यंजनों से होती है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें स्वरों में सबसे पहले अंतिम दो स्वर आते हैं, अंग और अह। तो पहले इनसे जो है शुरुआत होगी, अंग से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, उसके बाद फिर हमारे ए अनार आम वाले स्वर आएंगे। दूसरी बात, शब्दकोश में शब्दों की उत्पत्ति, उनके स्रोत, उनका लिंग आदि व्याकरणिक जानकारी भी दी जाएगी। इट मीन्स जब आप कोई वर्ड ढूंढते हैं डिक्शनरी में, हिंदी डिक्शनरी में, तो उसमें जो शब्द होता है उसके साथ कुछ लिखा होता है। कभी वी लिखा मिलेगा हिंदी में, तो उस वी का अर्थ होता है विशेषण, यानी ये शब्द जो है वो विशेषण है। कभी स लिखा मिलेगा, इसका मतलब ये जो शब्द आप ढूंढ रहे हो ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, कभी उसमें सर्व लिखा मिलेगा, तो यानी वो सर्वनाम शब्द है। तो इस तरह से उसकी व्याकरणिक, उसका लिंग वचन आदि की जानकारी भी दी जाती है, जिससे आप उस शब्द के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं हमारे छ, त्र, ज्ञ और श्र, जो वर्णमाला के अंत में आते हैं, तो उन्हें उस क्रम में रखा जाएगा। किस क्रम में? वर्णमाला वाले क्रम में नहीं, उन्हें उस क्रम में रखा जाएगा जिस वर्ण से मिलकर वो बने हैं। जैसे क्षत्रिय जो है हमारा छ शब्द है, वो क और श से मिलकर बना है। तो ये जो क्षत्रिय से शब्द से अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हैं, वो क वर्ण के समूह के अंत में आएंगे, क्योंकि इसका पहला अक्षर है क। तो जब हम व्यंजन हमारे शुरुआत होंगे डिक्शनरी में, क वर्ण के सारे क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कऊ के बाद छ से रिलेटेड हमारे सारे वर्ण आएंगे, सारे शब्द उससे रिलेटेड तब आएंगे। तो इसी प्रकार त्र, ता और रा से मिलके बना है, तो इससे रिलेटेड शब्द कहाँ मिलेंगे हमें? त के ग्रुप में लास्ट में। ठीक है ना, ऐसी श्र में श और र, तो ये श के लास्ट में जाएंगे सारे के सारे। इसके बाद स्वर रहित व्यंजन, यानी क, का, क, ख, ग, ग जो हमारे व्यंजन हैं, ये स्वर मिले हुए हैं। तो स्वर के बिना अगर कोई व्यंजन है तो उनके साथ क्या होगा? तो स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द, जैसे क्या, इसमें आधा क, उस व्यंजन में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वरों के बाद रखे जाएंगे। यानी जैसे क वर्ग के सभी शब्द आ गए, का, की, कु, के गए आ गए, उसके बाद उसके ये आधे रूप से बनने वाले शब्द आएंगे। ठीक है, तो ये बाद में रहेंगे और उसी वर्ग में रहेंगे। सभी स्वरों के अनुसार ही वर्णों के क्रम रखे जाएंगे। तो जैसे स्वर, पहले वर्ण, जैसे हमारा व्यंजन का पहला वर्ण है क, तो उसमें पहला स्वर अ जुड़ा तो क, उससे संबंधित सारे के सारे शब्द आएंगे। फिर हमारा अगला स्वर है आ, तो क में आ जुड़ा तो बना का, फिर का से जितने वर्ड होते हैं वो सारे आ जाएंगे। फिर ई छोटी, फिर का में छोटी ई लगी, तो उससे बनते हैं जितने शब्द वो आ जाएंगे। तो इस तरह से स्वरों के साथ मिलने पर जो क्रम बनेगा उसके अनुसार ही हमारे इसके जो डिक्शनरी में जो शब्द हैं उनका अरेंजमेंट किया जाएगा। अब हम थोड़ा जानते हैं संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं। इस शब्दकोश में जिस प्रकार शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में
मानव द्वारा संचित ज्ञान को संचित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए आप 15 अगस्त 1947 के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप या स्वतंत्रता दिवस जैसे हम इसको नाम जानते हैं, तो संदर्भ ग्रंथ में क्या होता है, जब आप स्वतंत्रता दिवस शब्द को ढूंढेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी किताबें लिखी गई हैं हिंदी में, उनकी जानकारियाँ उसमें मिलेंगी, है ना। तो मानव के द्वारा जो संचित ज्ञान है उसको संचित रूप में दिया जाता है। संदर्भ ग्रंथ के विभिन्न प्रकार होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का विशाल रूप विश्व ज्ञान कोश कहलाता है। तो जैसे ये एक अपने देश का भी हो सकता है, एक राज्य का भी हो सकता है और पूरे विश्व का भी हो सकता है। तो जो विश्व वाला उसे विश्व ज्ञान कोश कहते हैं। इसमें मानव द्वारा संचित प्रत्येक प्रकार की जानकारी और सूचनाओं का संक्षिप्त संकलन होता है। संदर्भ ग्रंथ जो होते हैं वो गागर में सागर के समान होते हैं। एक छोटी मोटी सी किताब होगी, उसके अंदर पूरे विश्व के हर चीज़ के बारे में जानकारी होगी। जैसे हमारी एनसाइक्लोपीडियाज होती हैं अलग अलग टॉपिक की, तो सारे टॉपिक अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो जब भी किसी विषय पर शीघ्र जानकारी की जरूरत होती है तो संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। संदर्भ ग्रंथ के महत्वपूर्ण प्रकार हैं साहित्य कोश और चरित्र कोश। मूल रूप से ये दो सबसे ज़्यादा फेमस रहते हैं। साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारी संकलित होती हैं। जैसे अगर हमारे को किसी राइटर के बारे में पढ़ना है तो ये जो साहित्यिक कोश होता है, इसमें अंदर क्या होता है कि राइटर्स के बारे में भी होता है और उनकी रचनाओं के बारे में भी होता है। तो हम जैसे कामायनी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम उसमें कामायनी ढूंढेंगे, कामायनी के बारे में हमें सारी जानकारी मिलेंगी। ये क्या है, नाटक है, कहानी है, इसको लिखा किसने है, कब लिखा था, कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुई है, तो पूरी जानकारी मिलती है। इसकी क्या कथा है, मूल रूप से शॉर्ट में वो बता रखी होगी, ठीक है। और इसी तरह चरित्र कोश। चरित्र कोश में क्या होता है कि किसी भी फील्ड का कोई व्यक्ति है, साहित्य का, संस्कृति, विज्ञान और रॉकेट साइंस, किसी भी तरह से कोई इन्वेंटर है, तो उन सब के नाम अल्फ़ाबेटिकली उसमें होते हैं और उसके अंदर उनके बारे में उनकी थोड़ा सा जीवन परिचय और उनका कृतित्व, व्यक्तित्व दोनों दिए होते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग विषय से संबंधित भी हो सकते हैं। जैसे विज्ञान में जितने लोग हैं उनका अलग हो सकता है और एक सबका हो सकता है सम्मिलित रूप से। संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है, यानी वैसे ही अल्फ़ाबेटिकल होता है कि अ से जितने नाम शुरू होंगे वो पे शुरू में आएंगे, फिर आ, फिर ई, फिर ऊ, फिर इस तरह से, ठीक है। तो भैया बहनों, डिक्शनरी में जो नियम हैं उसके हिसाब से शब्दों को अरेंज किया जाता है। तो आप उस अरेंजमेंट को समझ के अगर शब्द ढूंढेंगे तो डिक्शनरी में बहुत जल्दी शब्द ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।